हेलो स्टूडेंट्स। बेटा केमिकल इक्वेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, पहले मोल कंसेप्ट पढ़ा था सॉल्यूशन में। आज हम पढ़ेंगे ना जो केमिकल इक्वेशन होती है, एक तो बैलेंसिंग हम पढ़ेंगे और एक स्टिशियोमेट्री पढ़ेंगे। देखो बिल्कुल बेसिक सी बात है जो आप 10वीं क्लास में पढ़ के आए हो कि कोई केमिकल इक्वेशन होती क्या है। एक ऐसी इक्वेशन जिसमें रिप्रेजेंट किया जाता हो किसको, एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को सिंबल की फॉर्म में। तो एलिमेंट्स को और कंपाउंड्स को सिंबल की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसी इक्वेशन को क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो यहाँ हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आप किसी रिएक्शन या इक्वेशन को बैलेंस ही क्यों करते हो। वाई ए केमिकल इक्वेशन should be balanced। कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड ही क्यों आप करते हो, रीजन क्या है उसका। तो आंसर मैं कहूंगा टू फॉलो दी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो कि हम पिछले यूनिट में इसी यूनिट में हमने डिस्कस किया था, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, वहीं हमने डिस्कस किया था। टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये क्या कहता है कि जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास इक्वल कब होगा, जब कोई एक एलिमेंट है और वही एलिमेंट प्रोडक्ट में हो। एलिमेंट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में है उनके एटम्स को हम इक्वलाइज करते हैं, क्योंकि एटम्स को इक्वलाइज करेंगे तभी रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो जाएगा। यानी कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि जो एलिमेंट्स आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड हैं उनके एटम्स को हम संख्या में या नंबर ऑफ एटम एक जैसे बनाएंगे ताकि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अब अगली बात यह आती है कि जो बैलेंस करोगे आप किसी रिएक्शन को, तो बैलेंस कैसे करोगे। तो मेथड उसके हम पढ़ेंगे, मेथड हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, मेथड फॉर बैलेंसिंग। देखो वैसे तो मेथड को बैलेंस, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ना 4 मेथड हैं। देयर आर 4 मेथड्स टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। जैसे फर्स्ट है हीट एंड ट्रायल मेथड, जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो, बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। दूसरा है पार्शियल इक्वेशन मेथड, पार्शियल इक्वेशन मेथड। तीसरा है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और एक ही इसमें है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ये 4 मेथड हैं किसी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अब ये जो हीट एंड ट्रायल मेथड है और ये पार्शियल इक्वेशन मेथड है, ये तो आपके इसी यूनिट के पार्ट हैं। बट जो ये 2 मेथड है ना, ये हम सीखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में, क्योंकि इन 2 मेथड को सीखने के लिए आपको कुछ और बातें सीखनी पड़ेंगी केमिस्ट्री में। तो ये जो 2 मेथड है वो तो आगे पढ़ाए जाएंगे। यहाँ जो ये 2 मेथड है ना, अभी मैं सिर्फ आपको हीट एंड ट्रायल मेथड बताऊंगा, क्योंकि इसको भी सीखने के लिए अभी कुछ और बातें हैं जो मतलब आप सीखोगे तभी इसको सीख पाओगे। आगे का एक वीडियो लेक्चर मैं स्पेशली इसके लिए बना दूंगा, पार्शियल इक्वेशन मेथड के लिए। अभी आपके न्यूमेरिकल ना इसी से सोल्व करोगे आप, हीट एंड ट्रायल मेथड। और ये हीट एंड ट्रायल मेथड बिल्कुल एक सिंपल सा मेथड है कि किसी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे। 10th क्लास में भी हम सीख के आए हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड में क्या करना है, आपको स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। भाई किसी इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो उसके स्टेप्स क्या रहेंगे। पहले हम कहेंगे कि राइट केमिकल इक्वेशन या राइट स्केलेटन इक्वेशन। किसी स्केलेटन इक्वेशन को सबसे पहले हम लिखेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के जो सिंबल है ना वो लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि अगर कोई एलिमेंट्री गैस है, अगर कोई एलिमेंट्री गैस है तो उसको हम एटॉमिक फॉर्म में बदल देंगे। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में ले आएंगे। तीसरी बात है, तीसरा स्टेप है इसमें, हम क्या करेंगे,
रिएक्टेंट या जो प्रोडक्ट है आपका, कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ना बिगेस्ट फार्मूला देख लेंगे। और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही ऐसे करेंगे, छोटे से भी शुरू कर सकते हैं। बड़ा फार्मूला देख लो, चाहे वो रिएक्टेंट साइड हो चाहे प्रोडक्ट साइड, उसमें जो एलिमेंट होंगे ना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड बड़े फार्मूले में, उसको देख के आप क्या करोगे, हर एटम को इक्वलाइज करोगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड। और लास्ट में आप क्या करोगे, जो आपकी केमिकल रिएक्शन है उसको मॉलिक्यूलर स्टेट में बदलने के लिए या मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ज़रूरत पड़ती है ना कि कोई गैस है, गैस एटॉमिक स्टेट में हो, तो उसको मॉलिक्यूलर स्टेट में बदलने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि पूरी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, मॉलिक्यूलर स्टेट में आ जाएगी। तो कुछ एग्जांपल लेके करेंगे बेटा। जैसे कि हीट एंड ट्रायल में आप बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। जैसे एग्जांपल लेके हम कुछ, जैसे मैंने लिखा आयरन का ऑक्साइड है जैसे आपके पास ये, और हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके ये आयरन और वाटर में बदल गया, जैसे आयरन और वाटर में कन्वर्ट हो गया। अब देखोगे ये कोई केमिकल इक्वेशन मैंने लिखी, स्कल्टन इक्वेशन है। अब आप इसको बैलेंस करोगे। जैसे मैंने कहा है कि अगर कोई गैस है ना, एलिमेंट्री गैस जो नेचर में एग्जिस्ट करती है, उसको पहले एटॉमिक स्टेट में लिख लेंगे हम। जैसे ये हाइड्रोजन क्या है, मॉलिक्यूलर स्टेट में, मॉलिक्यूल की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, गैसेस को कैसे लिखेंगे, गैसेस को एटॉमिक फॉर्म में लिख लेंगे। और एटॉमिक फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, Fe प्लस H2O में बदल गया। सबसे पहला स्टेप यही करा कि मैंने गैसेस को मॉलिक्यूलर से किस में फॉर्म में ले आया, एटम की फॉर्म में ले आया मैं इसको। अब हम शुरू करेंगे। जैसे बड़ा फार्मूला देख लिया मैंने, बड़े फार्मूले में देखो आयरन के कितने एटम बेटा, इसमें 3 एटम है। तो आयरन के 3 एटम है, तो आपको प्रोडक्ट में भी आयरन के 3 ही एटम बनाने पड़ेंगे। तो मैं आयरन को क्या करूँगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अब देखो कि ऐसा करने से आयरन के कितने एटम हो गए, 3 हो गए, और यहाँ भी आयरन के 3 ही एटम है। अब देखोगे उसके बाद ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा, ऑक्सीजन के 4 एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो मैं क्या करूँगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे ऑक्सीजन पहले 1 था, अब कितने हो गए, इसमें 4 हो गए। आगे बढ़ने से पहले आप देखोगे कि जो ये कोई भी नंबर होता है ना, किसी कंपाउंड के फ्रंट में लिखा है, देखो वाटर के फ्रंट में मैंने 4 लिख दिया, इसको हम स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। दिस नंबर इज नोन एज स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ध्यान रखना बेटा, ये जो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है ना, किसी कंपाउंड के फ्रंट में लिखा जाता है, तो ये नंबर जो होता है स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे आप देखोगे कि ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए बेटा, 4 हो गए, बट हाइड्रोजन के पहले ही 2 हैं और ये 2 4 से मल्टीप्लाई हो गया, तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, इसमें 8 हो गए। तो यहाँ कितने करेंगे, हम 8 ही करेंगे इसमें। तो हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, इसमें 8 हो गए। अब आप देखोगे आयरन के 3 एटम हैं, यहाँ भी 3 हैं, ऑक्सीजन यहाँ 4 हैं, इधर भी 4 हैं, हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे 8 हो गए आपके, इधर भी 8 हैं। तो अब देखो ये आपकी इक्वेशन क्या है, मॉलिक्यूलर स्टेट में मैंने कहा था कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, बट यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 8 हाइड्रोजन एटम को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि 4H2, हाइड्रोजन तो 8 ही हो गए ना, तो मॉलिक्यूलर स्टेट में बदल दिया। हाँ, अगर कहीं ऐसा आ जाए कि जैसे 25 हाइड्रोजन के एटम आ जाए, तो ये तो मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं बदले, तो इसको आप मॉलिक्यूलर स्टेट में बदलने के लिए फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ताकि रिएक्शन मॉलिक्यूलर स्टेट में आ जाए। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। जैसे लिख दिया सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस ऑक्सीजन गैस, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में बदल गई। अब आप इसको बैलेंस करो, जैसे डायरेक्ट ही कर लो, अब तो बहुत ईजी है। देखो ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम हैं, 2 यहाँ हैं, ऑक्सीजन के यहाँ 3 एटम हैं। तो अब ऐसा तो अगर हम करें कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो 3 ही रहेंगे। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए बेटा, 6 हो गए। यहाँ देखेंगे कितने हैं, 2 यहाँ हैं और 2 यहाँ हैं। तो ऑक्सीजन के अगर 6 एटम्स बनाने होंगे, अगर इस ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ऑक्सीजन के यहाँ कितने हो गए, 4, और यहाँ कितने हैं, 6। तो 4 यहाँ, 2 यहाँ, 6 हो गए। बट ऐसा करोगे तो सल्फर के कितने हो जाएंगे बेटा, 1 ही है, वहाँ 2 हैं। तो इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई ना करके तुम इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको,
तो सल्फर के कितने एटम हो गए 2, इधर भी 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने एटम हो गए 6, इधर देखोगे ये 2 है, और 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4 हो गया। तो ये कितने एटम हो गए 4 हो गए, ऑक्सीजन के 2 ये हैं 6 हो गए, इधर भी देखो 6 हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा सल्फर, सल्फर मोलिकुलर स्टेट में स्टेट में पाया जाता है ऑक्टाटॉमिक फॉर्म में। अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता तो मैंने लिख दिया सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 बनाया इसने। तो अब आप इसको बैलेंस करोगे, बैलेंस करते हुए देखना सल्फर के 8 एटम हैं यहाँ पे, इधर कितना है 1 है, तो इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सल्फर के कितने एटम हो गए बेटा 8 हो गए, इधर कितने 8। अब आप देखोगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे पहले ही 2 हैं, कितने हो गए 8 × 16 हो गए, इधर आपके पास कितने हैं 2 हैं, तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आगे ऑक्सीजन कितने हो गए 16 हो गए, ये भी 16 है। एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, इन्हीं से तकरीबन आपके क्वेश्चन सोल्व भी हो जाएंगे, क्योंकि पार्शियल इक्वेशन मेथड की अभी आप क्वेश्चन उसके बाद में करना। जैसे मैंने लिख दिया मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, HCl के साथ रिएक्शन करी इसने, मैग्नीज क्लोराइड क्लोरीन प्लस H2, ये जैसे रिएक्शन लिख दी। अब आप देखोगे चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, तो अब आप देखोगे कि इसमें ऑक्सीजन के कितने एटम है बेटा, ऑक्सीजन के 2 एटम है रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कितने बनाओगे, यहाँ पे 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करो। अब अगर ऑक्सीजन 2 हो गए ना तो हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 1 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको, हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए 4 हो गए। और क्लोरीन के कितने हो गए बेटा, क्लोरीन के भी तो 4 ही हो गए, क्योंकि नंबर सभी से मल्टीप्लाई होता है किसी भी कंपाउंड में। यहाँ क्लोरीन चेक करो, 2 यहाँ है 2 यहाँ है, क्लोरीन के भी 4 हो गए। मैग्नीज का 1 एटम है, इधर भी 1 है, हाइड्रोजन 4 है, उधर भी 4 है, ऑक्सीजन क्लोरीन 4 हैं, इधर भी क्लोरीन के आपके 4 एटम हो जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आप बैलेंस कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इसने वाटर बनाया है, तो आप देखोगे कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, इधर 1 ही है, इधर 2 हैं, तो मैं दो नहीं बनाऊंगा 2 ऑक्सीजन के एटम, बट ऐसा करने से हाइड्रोजन कितने हो गए 4 हो गए, तो इधर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बड़ा बेसिक सा है। तो अब इस इटरेंट ट्रायल के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, किसमें, स्टीशियोमेट्री में। और स्टीशियोमेट्री होती क्या है, किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो भी हम कैलकुलेशन करते हैं ना उसको ही स्टीशियोमेट्री बोलते हैं। तो व्हाट इज स्टीशियोमेट्री ऑफ ए केमिकल इक्वेशन? स्टीशियोमेट्री मीन्स कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग इन ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन में जो कैलकुलेशन हम यूज करते हैं ना, दैट इज नोन एज स्टीशियोमेट्री। और इस स्टीशियोमेट्री में हम कुछ बातें पढ़ेंगे, जैसे क्या पढ़ेंगे, क्या कैलकुलेशन हमें सीखनी है यहाँ पे। एक तो हम सीखेंगे इसमें मास मास रिलेशनशिप, मास मास रिलेशनशिप सीखेंगे। दूसरा है मास की वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप सीखेंगे, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है। तीसरा है जैसे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। और फोर्थ है इसमें मोल मोल रिलेशनशिप या मोल मास रिलेशनशिप। ये कुछ रिलेशनशिप इसमें आएंगी, मोल की मोल के साथ या मास की मास के साथ। ये शुरू करते हैं मास की मास के साथ रिलेशनशिप, और मास की मास के साथ रिलेशनशिप, फिर मास की वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम की वॉल्यूम के साथ, मोल की मोल के साथ या मोल की मास के साथ। ऐसे हम रिलेशनशिप इसमें सीखेंगे। शुरू करते हैं पहले मास की मास के साथ रिलेशनशिप। मास की मास के साथ रिलेशनशिप हम सीखेंगे। देखो जैसे इसमें क्या करना है आपको, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना उन दोनों का मास देखना है। इसको सीखने से पहले जैसे कुछ मैं बातें बता देता हूँ। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इसने बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब सबसे पहले तो मैं इसको बैलेंस ही कर देता हूँ। ये जैसे मैंने बैलेंस कर दिया इस इक्वेशन को। बेटा इस इक्वेशन में आप देखोगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये मैंने लिख दिए इसमें केमिकल इक्वेशन में। इस केमिकल इक्वेशन में नीचे ना इन एलिमेंट्स या कंपाउंड के नीचे, कंपाउंड है जैसे एलिमेंट है, इनके नीचे इनके कोफिशिएंट के हिसाब से इनके मोल लिख दो। जैसे ये किसका कोफिशिएंट कितना 1 है, तो ये 1 मोल है, 1 मोल मैग्नीशियम।
ये 1 मोल ऑक्सीजन है और ये 2 मोल क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि इसका 1 मोल इसके 1 मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो इसके 2 मोल बढ़ेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड के। इस रिएक्शन से हमें सीखने को मिल रहा है। तो ये हमने क्या लिख दिए यहाँ पे, इनके मोल लिख दिए, नंबर ऑफ मोल्स। फिर इनको मास के टर्म में भी लिख लो। मास के टर्म में जैसे लिखो कि 1 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होता है, ये सीख के आए हैं बड़े अच्छे से, जो कि ग्राम एटॉमिक मास होता है। यानी कितना लिखोगे, 24 ग्राम, क्योंकि 24 ग्राम मैग्नीशियम 1 मोल के इक्वल होता है। 1 मोल ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम, और ये 2 मोल है यानी कि 2 इंटू, अब देखो मैग्नीशियम का मास कितना होता है बेटा, 24, ऑक्सीजन कितना है, 16 है, 40 हो गया। तो आप ये कहोगे कि 80 ग्राम हो गया ना, तभी तो इसका मास इक्वल होगा। एक मिनट, मैग्नीशियम हो गया आपका 24, 16, 40, और 40 इंटू 2 कितना हो गया, 80 हो गया। इधर देखेंगे मैग्नीशियम यहाँ 2 करोगे आप, तभी ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी कि 24 इंटू 2 कितना हो गया, 48 ग्राम हो गया। यानी कि मैंने मास के टर्म में भी लिख लिया, यानी कि 48 ग्राम ये हो गया मैग्नीशियम, 32 ग्राम ऑक्सीजन हो गया, कितना हो गया 48 और 32 कितना हो गया बेटा, 80 ग्राम हो गया। 80 ग्राम ये हो गया, यानी कि उसके नीचे फिर मैंने मास भी लिख लिया। इन कैलकुलेशन के हिसाब से मास या मोल लिख के ना फिर आपको न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। यानी कि क्या करना है आपको, अगर मास या मोल के टर्म में पूछ रखा हो ना, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखोगे सबसे पहले किसी भी इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे, उसके बाद उसके मोल लिख लेंगे नीचे, फिर मास लिख लेंगे, अगर वॉल्यूम है तो वो भी लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको लिख लेना है, फिर आप कैलकुलेशन करोगे। जैसे कि अगर मैंने क्वेश्चन बना दिया, इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा कि कैलकुलेट दी मास ऑफ ऑक्सीजन required to react with 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। कैलकुलेशन करनी है मैकेनिकल इक्वेशन, वही स्टीशियोमेट्री है। तो इसमें ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन का मास निकालना है, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। यानी कि अगर आपको ये 32 ग्राम ना दे दिया जाए, अब कह रहा है कि इसमें कितने ग्राम ऑक्सीजन 10 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा, कितने ग्राम ऑक्सीजन 10 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा। अब आपको इस बैलेंस इक्वेशन से क्या पता लग रहा है कि बेटा 32 ग्राम ऑक्सीजन ना 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करती है। तो यूनिटरी मेथड से निकाल नहीं लेंगे हम, कैसे, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को मैग्नीशियम के अमाउंट निकालनी है। तो जो चीज़ निकालते हैं हम उसको देखो एक बार, क्या चीज़ निकालनी है, कैलकुलेट द मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास निकालना है, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 10 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्सीजन का कितना मास 10 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा। तो आपको क्या निकालना है, ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो मैं ये कहूँगा कि 48 ग्राम जो मैग्नीशियम है रिएक्ट करता है विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे तो 10 ग्राम जो मैग्नीशियम है x ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो बेटा देखना कि इसमें 48 ग्राम मैग्नीशियम यहाँ से पता लग रहा है, देखो यहाँ से देखो, ये मैंने मोल थे लिखे थे, मास लिखे थे। 32 ग्राम ऑक्सीजन 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करता है। तो 10 ग्राम मैग्नीशियम जो है कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। यानी कि मैं कहूँगा कि मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 10 ग्राम मैग्नीशियम, जिसका मास निकालना है उसको रख लो जी ऊपर, ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन बेटा 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करती है। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। तो 10 ग्राम मैग्नीशियम जो है ना कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ये आ जाएगा, ये आंसर आ गया आपका। तो यहाँ से हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक मेथड और बताता हूँ जिसको प्रोपोर्शन मेथड बोलते हैं, उस मेथड से भी आप निकाल सकते हो। बहुत आसान है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सारी चीज़ सोल्व हो जाएंगी। प्रोपोर्शन मेथड है, देखो जैसे लिखा है, जो चीज़ निकालनी है उसको ऊपर रखो आप। मैंने कहा है कि इसमें स्टीशियोमेट्री बैलेंस फॉर्म में जो लिखी थी
मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। हमें ये निकालना है कि ऑक्सीजन का कितना मास 10 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा। अब देखो निकालना है कि आपको ऑक्सीजन का मास निकालना है। 32 ग्राम ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्शन करती है? 48 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। तो मैंने कह दिया कि x ग्राम ऑक्सीजन 10 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगी, इसको प्रोपोर्शन मेथड बोल देंगे। तो x निकालना हमें, 32 ग्राम ऑक्सीजन 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगी, तो कितने ग्राम ऑक्सीजन 10 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगी? तो x निकाल लो बेटा यहाँ से, 32 × 10/48। ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर तो सेम ही आना है। इसको प्रोपोर्शन मेथड हम बोल देंगे, ये यूनिटरी मेथड है। इतना इतने के साथ रिएक्शन करेगा तो इतने के लिए कितने रिएक्शन होगी। तो ऐसे हम इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम्स इसमें देखेंगे आगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे बेटा मास मास रिलेशनशिप की। जैसे कोई इक्वेशन मैंने लिख दी, जैसे एग्जांपल देखो एक बार। जैसे ये आपके पास ऑक्टेन है, ऑक्सीजन के साथ इसने रिएक्शन की और ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। स्टीशियोमेट्री हम किसी केमिकल इक्वेशन में कैलकुलेशंस पढ़ रहे हैं जिसमें मास मास रिलेशनशिप हमने डिस्कस किया है। तो इसको आप बैलेंस करोगे सबसे पहले। ये जैसे आपके पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, ऑक्टेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है बेटा। अब जैसे कि आप देखोगे कि इसके नीचे अगर हम इसकी स्टीशियोमेट्री लिख दें कि जैसे इसके 2 मोल, इसके 25 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं और इसके 16 मोल बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और इसके 18 मोल बनते हैं। ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता लगा है। कैसे? इसका कोफिशिएंट 2 है, इसके 25 हैं, इसके 16 है और इसके 18 है। इतने इतने क्या हो गए? इसके मोल हो जाते हैं। अब मोल से आप मास भी लिख सकते हो। जैसे कि अगर मैं लिखूं इसका मोलर मास, देखो बेटा कार्बन कितने यहाँ पे 16 है, कार्बन कितने इसमें ऑक्टेन में देखोगे C8H18। इसका मोलर मास देखोगे कार्बन कितने हैं 8 हैं, तो 96 हो गया, 1 का 12 होता है, ये 18 ये हो गई, ये हो गया 114। यानी कि मैं लिखूंगा मास की, ये तो मोल की टर्म में लिख दिया, यहाँ मास की टर्म में लिख रहा हूँ 2 × 114 ग्राम, क्योंकि मोलर मास कितना है इसका 114 ग्राम है, ट्वाइस हो गया इसका। तो यहाँ लिखूंगा 25 × 32। क्यों? क्योंकि मोलर मास ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा 32 ग्राम होता है, तो 25 × 32। ऐसे इसका लिख देंगे 16 × 44 एंड 18 × 36। ऐसे मास लिखा गया ये। अब हम इसमें क्या है कि ये मास लिख दिया और मोल लिख दिया। तो अब जैसे कोई क्वेश्चन बनाया जाए, इसमें क्वेश्चन में कह रहा हूं कि कैलकुलेट दी मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। जैसे क्वेश्चन बोल दिया आपको कि आपको क्या करना है। देखो 228 ग्राम ऑक्टेन 2 × 114 ग्राम, 228 ग्राम 25 × 32 ग्राम के साथ रिएक्शन करता है। कौन? ऑक्सीजन। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि 570 ग्राम ऑक्टेन कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। आपको प्रोपोर्शन मेथड मैंने बताया है। प्रोपोर्शन मेथड में हम निकाल सकते हैं भाई 228 ग्राम 25 × 32 ग्राम के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो इसका 570 ग्राम कितने ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखो निकालना क्या है आपको, मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो ऑक्सीजन आप देखोगे कि 25 × 32 ग्राम ऑक्सीजन, 25 × 32 ग्राम, प्रोपोर्शन मेथड आपको बताया है। इतना ग्राम 2 × 114 ग्राम के साथ रिएक्शन करता है। तो x ग्राम ऑक्सीजन जो हमें निकालना है, जो रिएक्ट करेगा किसके साथ 570 ग्राम ऑफ
ऑक्टेन। प्रोपोर्शन मेथड बताया है या यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। भाई 25 × 32 इतने के साथ रिएक्शन करेगा, तो इसका 570 कितने के साथ रिएक्शन करेगा, वो हम यूनिटरी मेथड या प्रोपोर्शन मेथड से निकाल सकते हैं। 25 × 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्शन करता है 228 ग्राम ऑक्टेन के साथ, तो ये मास ऑक्सीजन का है, ये ऑक्टेन का है, तो ये x ग्राम मास हो गया ऑक्सीजन का, जो 570 ग्राम ऑक्टेन के साथ रिएक्शन करेगा, तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 25 × 32 2 × 114 × 570। तो जब बेटा आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, तो जैसे ये वैल्यू आती है यहाँ से 2000 ग्राम, तो इसका मतलब क्या है, ये x किसकी वैल्यू आ गई, ये x मास ऑक्सीजन का है जो 570 ग्राम आपका रिएक्ट करेगा 570 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मास की मास के साथ रिलेशनशिप है। देखो ये तो जो बातें लिखी गई हैं ये तो आई हैं स्टीशियोमेट्री से, और उसकी गिवन वैल्यू कितनी है, गिवन वैल्यू जैसे आपको इन दोनों में से ना, इसमें से एक की वैल्यू दे दी, 570 ग्राम दे दिया, इतना ग्राम इसके कितने ग्राम के साथ रिएक्शन करेगा, ये आंसर आ गया हमारा 2000 ग्राम। ये कैलकुलेशन करी है गिवन वैल्यू से, 2000 ग्राम जो मैंने आंसर निकाला ना, इससे निकाला है। और ये वैल्यू कहाँ से लिखी, 2 मोल 2 × 114 ग्राम 25 मोल 25 × 32 ग्राम, ये तो इसकी स्टीशियोमेट्री से लिखी है कि इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका 25 है, इसका 16 है और इसका 18 है। तो ऐसे करके हम मास की मास के साथ रिलेशनशिप दिखा सकते हैं। जैसे इसमें रिएक्टेंट की रिएक्टेंट के साथ दिखाई है, तो आप रिएक्टेंट की प्रोडक्ट के साथ भी रिलेशनशिप दिखा सकते हो। वो आगे न्यूमेरिकल हम करेंगे, उसमें मैं करवाऊंगा। देखो अब जो भी आप कैलकुलेशन करोगे, इसमें स्टीशियोमेट्री जब हम निकालते हैं किसी केमिकल इक्वेशन की, हम इसमें क्या करते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट निकालते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट, या इसको रिएजेंट की जगह हम रिएक्टेंट भी बोलते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है, जैसे मैंने कोई भी रिएक्शन लिख दी A + B और ये प्रोडक्ट बनाते हैं, ये प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे ये 2 रिएक्टेंट है A और B, तो ये जो प्रोडक्ट बनाएंगे, अब अगर इन A और B की वैल्यू गिवन हो, मतलब इनकी अमाउंट आपको दे दी जाए, इसकी भी अमाउंट दे दी जाए, तो क्या होता है कि इन दोनों रिएक्टेंट में से ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे रिएक्शन में ऐसा होता है कि दोनों रिएक्टेंट में से या गिवन रिएक्टेंट में से एक रिएक्टेंट की अमाउंट लेस है और एक रिएक्टेंट की अमाउंट ज़्यादा है। तो जिस रिएक्टेंट की अमाउंट कम होगी ना, वो पहले पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और जो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये कितना बनेगा, ये डिपेंड करेगा उस रिएक्टेंट पे जो पहले ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट को, जो रिएक्टेंट रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है या पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा या पहले ख़त्म हो जाएगा या पहले कंज्यूम हो जाएगा, उसी को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। तो कैसे आप डिफाइन करोगे लिमिटिंग रिएक्टेंट को, रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन, कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन। जो रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। LR में बोल देता हूँ, LR का क्या मतलब है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऐसे भी आप इसको कह सकते हो। नहीं तो दूसरा तरीका एक और है इसको बताने का, कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो रिएक्टेंट लेस अमाउंट में प्रोडक्ट बनाएगा ना, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा, एक भी बन सकता है, एक से ज़्यादा भी, इन दोनों में से जो प्रोडक्ट कम बनाएगा ना, वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, रिएक्टेंट विच फॉर्म लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि जो रिएक्टेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा उसके बाद तो रिएक्शन बंद हो जाएगी, क्योंकि जो फालतू रिएक्टेंट बच जाएगा ना दूसरा, वो रिएक्शन में ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो रिएक्शन नहीं करेगा। तो जो रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, या जो कम प्रोडक्ट बनाएगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो इसको ऐसे बताया जा सकता है। अब न्यूमेरिकल में आपको लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना होता है, और लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल के ये भी पूछा जाता है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको प्रोडक्ट जो बनाना है वो कैसे बनेगा और कितना बनेगा।
देखो एक बार इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे कोई इक्वेशन लिख दी बेटा, एग्जाम्पल ले लिया, जैसे लिखा हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और इसने बनाया वाटर। सबसे पहले तो मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। जैसे आप देखोगे इसमें कि इसका 4 ग्राम, 2 × 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का मास कितना है बेटा 2 ग्राम है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 4 ग्राम। और ये है 32 ग्राम। ये दोनों मिलके कितने ग्राम वाटर बनाएंगे? 36 ग्राम वाटर बनेगा। ये तो हमें पता है, इनके कोफिशिएंट से वैल्यू निकाल दी, क्योंकि इसका मोलर मास 32 है, इसका एक हाइड्रोजन का 2 है, तो 2 का कितना हो गया 4 ग्राम हो गया। और एक वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 होता है, तो 2 का कितना हो गया 36 हो गया। ये तो हमें पता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन हमेशा 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल रिएक्ट ऑलवेज विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये तो हमें पता ही है। अगर आपको कुछ गिवन वैल्यू दे दी जाए, जैसे अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई हाइड्रोजन आपके पास 3 ग्राम है और ऑक्सीजन आपके पास 29 ग्राम है, तो अब आपको क्या पूछेगा कि कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है वो आप बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको निकालना है, LR निकालना है आपको। अब देखो इसके मेथड अलग अलग हैं, कैसे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालेंगे एक बार देखेंगे। तो हम क्या करें इसमें कि इस कोफिशिएंट्स से, जो कि ये तो स्टोइचियोमेट्री है, फिर उसके बाद ये गिवन वैल्यू है, इनसे लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालेंगे हम। जो गिवन वैल्यू हैं अमाउंट की, जैसे मास की, इससे हम लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लेंगे। जैसे क्या करेंगे, मैं देख लूँगा कि 29 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन कितना खर्च होगा। कैसे करेंगे, 29 ग्राम ऑक्सीजन के लिए हाइड्रोजन कितना खर्च होगा, ये रिएक्शन में यूज़ हो जाएगा, वो देखेंगे। फिर देखा जाएगा कि 3 ग्राम हाइड्रोजन के लिए ये कितना खर्च होता है, ये हम देखेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 29 ग्राम ऑक्सीजन। क्या निकाल रहे हैं हम यहाँ पे कि आपको मास निकालना किसका, हाइड्रोजन का, जो किसके साथ रिएक्शन करेगा 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ। यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है। तो 29 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए इसकी अमाउंट कितनी खर्च हो जाएगी वो मेरे को निकालनी है। यानी कि निकालना क्या, आपको हाइड्रोजन की अमाउंट निकालनी है। 4 ग्राम हाइड्रोजन जब रिएक्शन करता है तो उसके लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन खर्च हो जाती है। तो x ग्राम हाइड्रोजन खर्च होगी 29 ग्राम ऑक्सीजन के लिए। ये देखो यहाँ से 4 ग्राम हाइड्रोजन खर्च होता है 32 ग्राम ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पे वैल्यू दे रखी है, जैसे 29 ग्राम के लिए ये कितना लगेगा हमारा, 3 ग्राम लगेगा, 3 से ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ से x निकाल लो आप, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 × 29/32। तो जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा, ये जैसे वैल्यू आई 3.625 ग्राम। यानी कि हमारा यहाँ से क्या देखो बेटा कि 29 ग्राम ऑक्सीजन के लिए ये कितना खर्च होगा, ये 3.625 ग्राम खर्च होगा। और दे रखा है कितना, गिवन तो 3 ग्राम ही है। यानी कि 32 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएगा 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ। और अगर 29 ग्राम ऑक्सीजन आपके पास है तो इसको रिएक्ट करने के लिए हाइड्रोजन की कितनी अमाउंट चाहिए, हमें इतनी चाहिए। और गिवन कितनी है, गिवन आपके पास है 3 ग्राम। तो इसका मतलब पता लग गया हमें कि ये अगर 3 ग्राम ही दे रखा है तो होनी चाहिए इतनी आपके पास, तो इसकी अमाउंट कम है ना, तो ये ही लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका कौन हो गया, LR कौन हो गया बेटा, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम निकाल सकते हैं ऑक्सीजन की अमाउंट। मैं यहाँ पे लिखूंगा, देखो आपको पता तो लग गया कि लिमिटिंग रिएक्टेंट हाइड्रोजन है। कई बार तो देखने से ही पता लग जाता है। मास ऑफ ऑक्सीजन विच रिएक्ट विद 3 ग्राम हाइड्रोजन। अब मैं इसका उल्टा कर रहा हूँ
कि 3 ग्राम हाइड्रोजन को रिएक्ट करने के लिए ऑक्सीजन की कितनी अमाउंट जरूरत पड़ेगी, तो हमें क्या निकालना है, ऑक्सीजन की अमाउंट निकालनी है। कितना खर्च होता है ऑक्सीजन, 32 ग्राम खर्च होता है, कितने के लिए, 4 ग्राम हाइड्रोजन के लिए। तो x ग्राम खर्च हो जाएगा, ये किसकी अमाउंट निकाल रहे हैं हम, ऑक्सीजन की। तो x ग्राम खर्च हो जाएगा 3 ग्राम के लिए। 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 4 ग्राम हाइड्रोजन के साथ, तो कितने ग्राम ऑक्सीजन 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा। तो x निकाल लोगे ना यहाँ पे, 3 × 32/4 कितना आ गया बेटा, 24 ग्राम आ गया। तो आप देखोगे कि 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की अमाउंट 29 ग्राम जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कितनी अमाउंट जरूरत पड़ेगी, 24 ग्राम जरूरत पड़ेगी। तो कितनी अमाउंट इसकी ज़्यादा हो गई, 29 में से इसकी 5 ग्राम अमाउंट क्या रहेगी, एक्स्ट्रा रहेगी, वो फालतू पड़ा रहेगा रिएक्शन मिक्सर में। तो हाइड्रोजन इसमें क्या हो गया, लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। एक तो मेथड ये है भाई, इतना इतने के साथ रिएक्शन करेगा तो इतना कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, ऐसे ही ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड है मोल से निकाल सकते हैं, मोल मेथड से निकाल सकते हैं। तो मास मेथड से बताया है, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट इसमें कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब आप मोल मेथड से भी निकाल सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे कर लेना। कि जैसे इसकी अमाउंट दे रखी है 3 ग्राम और ये 29 ग्राम आपको दे रखा है। तो अब मैं ना LR निकाल रहा हूँ मोल मेथड से। मोल दे रखे हैं अगर रिएक्शन में, मास ना दे रखा हो तो सीधा सीधा मोल से ही निकाल लेंगे। अगर मास दे रखा है तो आप मास से भी निकाल सकते हो और मोल से भी निकाल सकते हो LR, जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यू है ना उनसे LR निकलता है, इनसे नहीं निकलेगा। जो गिवन वैल्यू है, ये चीज़ ध्यान रखना। कई बार बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि जो गिवन वैल्यू, जो स्टेशियोमेट्री है ना, उससे LR निकालने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। LR जो निकलेगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, वो गिवन वैल्यू से आएगा। जैसे इसके मोल बनाएंगे हम, जैसे हाइड्रोजन के मोल बनाएं, हाइड्रोजन के मोल बनाओगे तो कितने मोल, मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, N से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके कितने मोल बनेंगे, गिवन वैल्यू कितने है बेटा, 3 ग्राम। और मोलर मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 2। तो इसके मोल कितने आ गए आपके पास, 1.5 मोल आ गए। ऑक्सीजन के मोल निकाल लो अब, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। गिवन वैल्यू कितनी है, 29 ग्राम, और इसका मोलर मास कितना है, 32। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे ना, ये वैल्यू आएगी 0.9 मोल। तो अब देखो कि ऑक्सीजन के कितने मोल आ गए आपके पास, 0.9, और नंबर ऑफ मोल ये आपके पास हाइड्रोजन के हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन कितने आए, 1.5 मोल। अब देखो देखने में वैल्यू तो ये ज़्यादा लग रही है, बट हमारा क्वेश्चन अभी सोल्व नहीं हुआ। हमें क्या करना है, जो गिवन वैल्यूज़ हैं उनसे मोल निकाल लिए। गिवन वैल्यू से मोल निकालने के बाद जो भी मोल की वैल्यू आए उसको हम उसके स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। इसका कोफिशिएंट कितना बेटा, हाइड्रोजन का 2 है, इसका कोफिशिएंट कितना, 1 है। तो यहाँ मैं अगर 1.5 को डिवाइड कर दूँ इसके कोफिशिएंट से, तो वैल्यू कितनी आई, 0.75 आई। और इसका कोफिशिएंट देखो 0.9, इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है, ये तो वैल्यू आई इतनी ही रहेगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपको कंपेयर करना है। इनमें जो छोटी वैल्यू होगी ना वही LR होगा। एक तो मास से निकालना सिखाया है, दूसरा मोल से। मोल से क्या करना है, जो रिएक्टेंट की गिवन वैल्यूज़ होती हैं उनसे मोल निकाल लो। जो मोल आ जाए हर सब्सटेंस के, उसको उसी के स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो। जो छोटी वैल्यू जिस रिएक्टेंट की आएगी वही लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। जैसे इसकी लिमिटिंग रिएक्टेंट की वैल्यू आ गई इसकी वैल्यू आई 0.75, इसकी वैल्यू आ गई 0.9। जैसे हमने मास से निकाला था तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन आया था आपका, हाइड्रोजन। तो यहाँ भी तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपका कौन आया, हाइड्रोजन ही आया ना। तो मोल से भी निकाल सकते हैं और मास से भी हम निकाल सकते हैं। एक चीज़ और नोट करना बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट वहाँ निकालेंगे जब कम से कम 2 रिएक्टेंट तो आपके पास हों। एक दे रखा है ना, फिर नहीं, एक दे रखा है फिर आपको ऐसा नहीं करना। जब 2 रिएक्टेंट दे रखे हैं और दोनों की गिवन वैल्यूज दे रखी हैं, तब आपको LR निकाल के, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल के फिर आपको प्रोडक्ट इसमें बनाना होगा, कितना बनेगा। तो पहला काम होता है इसमें हम क्या निकाल लेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल लेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन इसमें सोल्व हो गया, विच इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाइड्रोजन। इसमें क्या है, हाइड्रोजन इज, आंसर क्या है हमारा, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन खर्च होना चाहिए आपका 3.625 ग्राम, और दे रखा है इसमें 3 ग्राम। तो एक्सेस कौन बच गया,
एक्सेस कौन बच गया? ऑक्सीजन बच गया। 29 खर्च कितना हुआ? 24 ग्राम हो रहा था ना, तो इसमें 5 ग्राम आपका ऑक्सीजन इसमें एक्सेस बच गया। तो जो रिएक्टेंट फालतू बच जाता है वो एक्सेस बनेगा। अब जो प्रोडक्ट बनेगा ना, ये जो प्रोडक्ट, ये इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से किस पे डिपेंड करेगा? इस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि ये अगर सारा खर्च हो गया, जैसे कि 3 ग्राम इसके 25 ग्राम के साथ रिएक्शन, 24 ग्राम के साथ रिएक्शन कर गया, तो बाकी का तो ये तो खर्च हो गया, तो फालतू पड़ा रहा है ना, तो रिएक्शन इसके खत्म होते ही बंद हो जाएगी। ऐसा हमें करना है। दूसरा क्वेश्चन इसमें मैंने पूछ लिया, कैलकुलेट दी मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। आपको क्या निकालना है? इस रिएक्शन में वाटर कितना बनेगा ये निकालना है। प्रोपोर्शन मेथड से निकाल लो बेटा। प्रोपोर्शन मेथड से निकालोगे वाटर, तो किस पे डिपेंड करेगा? वो लिमिटिंग रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा, इस पे, और वो भी गिवन वैल्यू से निकालना होता है, इससे नहीं निकालना आपको। गिवन वैल्यू से प्रोडक्ट निकालना है, एलआर निकाल के। तो देखो, मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड, मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन, तो आप देखोगे कि 36 ग्राम वाटर बनता है 4 ग्राम हाइड्रोजन से। भाई इससे ही क्यों कंपेयर कर रहा हूं मैं? क्योंकि यही तो एलआर है हाइड्रोजन। तो 36 ग्राम वाटर बनता है कितने से? 4 ग्राम हाइड्रोजन से। तो कितना ग्राम वाटर बनेगा? x ग्राम ऑफ वाटर कितना बनेगा? किससे? 3 ग्राम हाइड्रोजन से। 3 ग्राम क्या है ये? हाइड्रोजन। तो हम निकाल लेंगे कितने ग्राम? x ग्राम वाटर जो बनेगा 36 इंटू 3/4। तो 36 ग्राम वाटर बनता है कितने से? 4 ग्राम से। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितना बनेगा? 36 ग्राम वाटर 4 ग्राम से बनता है, 36 ग्राम वाटर 4 ग्राम से बनता है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितना बनेगा? ये आंसर आ जाएगा आपका। तो एल आर जो है ना आपका, एल आर ये है, इससे प्रोडक्ट बनेगा ना, वो हमें कैलकुलेट करना होता है। तो ऐसे आप लिमिटिंग रिएक्टेंट निकाल के स्टीशियोमेट्री आप किसी भी केमिकल इक्वेशन की कैलकुलेट कर सकते हो, या किसी केमिकल इक्वेशन में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको अगर निकालना आ जाए तो इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। सेकंड है इसमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। पहला मास मास रिलेशनशिप पढ़ा है, सेकंड है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मास का किसके साथ रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे? वॉल्यूम के साथ। एग्जाम्पल लेके करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया कि कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, अगर ये डिकम्पोज होता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस बनाता है। अब देखो इस रिएक्शन को सबसे पहले तो बैलेंस करते हैं हम। क्या ये बैलेंस है रिएक्शन? बिल्कुल बैलेंस है। देखो कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1, ऑक्सीजन 3 एटम हैं, 2 यहाँ है, 1 यहाँ, कार्बन 1 है, कार्बन इसमें 1 है। तो अब आप देखोगे कि इसका 1 मोल, इसका 1 मोल बनाता है और इसका भी 1 मोल ही बनता है। और यहाँ ध्यान रखना ऑक्सीजन गैस पे है, और कंडीशन अगर STP हो उस केस में 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमेशा 22.4 लीटर होता है। ये तो मोल की टर्म में मैंने इसको लिख लिया। मास लिखो भाई, मास लिखना। इसका 1 मोल का मास कितना होगा? कैल्शियम का 40 है, इसका 12 है, इसका 48, तो कितना होगा बेटा? 100 ग्राम हो गया। और इसमें देखना कि 1 मोल का कैल्शियम का होता है 40, इसका है 16, 56 ग्राम है। इसमें 1 मोल है तो इसका 44 ग्राम हो गया। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा? 22.4 लीटर। क्योंकि अगर ये गैस है तो मैंने मास और वॉल्यूम दोनों चीज़ लिख दी इसकी, और वो भी किस पे? STP कंडीशन पे। तो अब ये तो इसकी स्टीशियोमेट्री से लिख दिया मैंने, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है जी, इसको तो कोई भी नहीं बदल सकता। हाँ, इनकी वैल्यूज़ बदल के तुम्हें न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। जैसे अगर पूछ लिया जाए इस क्वेश्चन में कि कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस्ड बाय 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखो कि आपको पूछ कह रहा है कि वॉल्यूम निकालना है आपको, किसका? CO2 गैस का। कितने से? 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से। अब जैसे इस रिएक्शन में दिख रहा है आपको कि 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना वॉल्यूम बनाता है बेटा? CO2 का 22.4 लीटर बनाता है। तो 10 ग्राम कितना बनाएगा?
इसका 1/10 नहीं हो जाएगा बेटा, 2.24 लीटर नहीं हो जाएगा। कैलकुलेट कर लो स्टीशियोमेट्री से। देखो हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, कितने से, फ्रॉम 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमें निकालना है। तो इसमें देखो एक बार, जो चीज़ निकालनी है उसको रखो ऊपर, x लीटर मान लो जी, भाई इतने लीटर ऑक्सीजन गैस बनी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 22.4 लीटर CO2 गैस बनती है। 22.4 लीटर गैस कौन सी बनती है, CO2, कितने से भाई, 22.4 लीटर कितने ग्राम से बनी, 100 ग्राम से। तो x लीटर गैस बनेगी कितने से, 10 ग्राम से। बस 10 ग्राम से कितनी बनेगी, तो x निकाल लोगे आपकी, तो ये आ गई बेटा 2.24 लीटर, इतने आ गई। इसके उल्टा ऐसा भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे पूछ लिया कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अपोजिट ऐसे भी पूछ सकता है कि अगर 22.4 लीटर गैस बनती है इतने से, तो 2.24 लीटर अगर CO2 गैस बनती है तो ये कितना खर्च हो जाएगा, उसके लिए इसकी कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होगी, तो वो भी कितनी ही आएगी, 10 ग्राम ही आएगी। तो ये आपके पास न्यूमेरिकल है सेकंड, जिसमें किसका रिलेशनशिप दिखाया गया है, मास का वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप दिखाया गया है। दो तरह की रिलेशनशिप होगी बेटा, लिमिटिंग रिएक्टेंट आपको निकालना आ गया। तीसरा न्यूमेरिकल हम करेंगे, तीसरी टाइप इसमें पढ़ेंगे, वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम की रिलेशनशिप। थर्ड है वॉल्यूम रिलेशनशिप, वॉल्यूम की वॉल्यूम के साथ रिलेशनशिप, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे किस में होंगे, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सारे किस में होंगे, गैसेज में होंगे। जैसे कोई एग्जांपल ले लिया, जैसे कि अमोनिया गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन अगर करती है तो इसने बनाया नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनाया। देखो भाई ये एक रिएक्शन है, सबसे पहले तो हम इसको बैलेंस ही करते हैं। 4 मोल अमोनिया 5 मोल ऑक्सीजन के साथ बैलेंस कर लेना आप, और ये 4 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड और 6 मोल इसमें वाटर बनता है। हाइड्रोजन हो गए 12, यहाँ 12 हैं, नाइट्रोजन 4 हैं, नाइट्रोजन 4 हैं, हाइड्रोजन 12 हो गए, हाइड्रोजन 12 है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब देखो इस रिएक्शन में सारे गैसेज फॉर्म में है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपके पास गैसेज फॉर्म में है, वाटर भी आपके पास गैसेज फॉर्म में है। और एवोगैड्रो लॉ आपको क्या सिखाता है बेटा, एवोगैड्रो लॉ ने आपको ये सिखाया है कि अगर देखो गैसेज की कंडीशन एक जैसी हो टेम्परेचर प्रेशर की, तो अगर गैसेज का वॉल्यूम इक्वल है तो उनके मोल भी इक्वल होंगे। अगर गैसेज के वॉल्यूम इक्वल है तो उनके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होते हैं। ये हम सीख के आए हैं पहले। तो अब इसमें देखना एक बार कि इसके 4 मोल, इसके 4 मोल, इसके 5 मोल, इसके 4 मोल, तो इसके 6 मोल वाटर के वेपर्स बनते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका 4 वॉल्यूम, इसके 5 वॉल्यूम, इसके 4 वॉल्यूम, इसके 6 वॉल्यूम बनाते हैं, क्योंकि बेटा अगर मोल इक्वल हैं दे हैव सेम वॉल्यूम, उनका वॉल्यूम भी उसी रेशो में होगा। तो ये इसकी कोफिशिएंट से मैंने वैल्यू लिख दी। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि इसके 4 वॉल्यूम, यानी कि 4 कैसे, मोल को वॉल्यूम से रिलेट कर रहा हूँ मैं, यानी कि ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको 4 × 22.4 लीटर, बट कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी वो। फिर इसको लिखूंगा कि 5 वॉल्यूम, यानी कि 5 × 22.4 लीटर। फिर इसको लिखूंगा इसके 4 वॉल्यूम, और इसको लिखूंगा मैं 6 वॉल्यूम, यानी कि 6 × 22.4 लीटर। ये तो भाई इसकी स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट से वैल्यू लिखी है मैंने बैलेंस करके। फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन जैसे पूछ लिया कि कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन required to react with 500 लीटर ऑफ अमोनिया। जैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भाई, देखो एक बार। जैसे इसमें दिख रहा है कि 4 मोल 5 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं, तो इसके 4 मोल जब इसके 5 मोल के साथ रिएक्शन करेंगे तो इसका 500 लीटर इसके कितने लीटर के साथ रिएक्शन करेगा, निकाल नहीं लेंगे हम प्रोपोर्शन मेथड से। तो क्या पूछ रहा है आपको निकालने के लिए, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितने के लिए, 500 लीटर अमोनिया के लिए हमारा ऑक्सीजन कितना खर्च हो जाएगा इस रिएक्शन में। तो निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन
रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 500 लीटर अमोनिया। 500 लीटर अमोनिया के साथ कितने लीटर ऑक्सीजन गैस हमारी खर्च हो जाएगी। निकालना क्या बेटा, वॉल्यूम निकालना है ऑक्सीजन का। तो देखो एक बार यहाँ से 5 मोल ऑक्सीजन गैस बनती है, 5 मोल ऑक्सीजन गैस बनती है, तो उसके लिए 4 मोल अमोनिया आपका खर्च हो जाता है। तो अगर आपके पास ये 500 लीटर हो ना, कौन 500 लीटर कौन सा है आपके पास, अमोनिया, तो उसके लिए कितना खर्च हो जाएगा। प्रोपोर्शन मेथड में हम क्या करते हैं, इक्वल टू पुट करते हैं। 5 लीटर खर्च होती है, 5 लीटर ऑक्सीजन के लिए 4 लीटर हमारी अमोनिया बनेगी। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि 5 मोल के लिए 4 मोल खर्च होगी, तो 5 लीटर के लिए 4 लीटर खर्च होगी। तो इसी रेशो में लिखूंगा मैं। तो 5 लीटर ऑक्सीजन गैस खर्च होती है, तो उसके लिए अमोनिया कितना खर्च होता है हमारा, 4 मोल। तो x लीटर आपकी ऑक्सीजन खर्च हो जाएगी कितने लीटर के लिए, 500 लीटर अमोनिया के लिए। तो x निकाल लो यहाँ से, 5 × 500/4 625 लीटर आ गया। यानी कि इसके 500 लीटर के लिए इसकी कितनी लीटर ऑक्सीजन गैस खर्च हो जाएगी, 625 लीटर ऑक्सीजन गैस खर्च हो जाएगी। अब इससे ये भी निकाल सकते हैं, इससे ये भी निकाला जा सकता है, ये भी निकाल सकते हैं। अगर कोई इस रिएक्शन में सीधा सीधा ये पूछ ले कि 500 लीटर अमोनिया से नाइट्रिक ऑक्साइड के कितने लीटर बनेंगे, अरे भाई 500 लीटर ही बनेंगे, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी 4 है और इसका भी 4 है, यानी कि 4 मोल बनाएगा। तो 500 लीटर तो 500 लीटर ही बनाएगी ना। तो ये वॉल्यूम के साथ वॉल्यूम का रिलेशनशिप है। और लास्ट टाइप है उसके बाद हमारी मोल की मोल के साथ या मास मोल रिलेशनशिप। तो इसमें सबसे पहले जब भी आप स्टोइचियोमेट्री किसी भी की भी कैलकुलेट करोगे तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है सबसे पहले। देखो वैसे तो बगैर बैलेंसिंग के भी स्टोइचियोमेट्री आप कैलकुलेट कर सकते हो, बट उसके लिए हमें एक मेथड सीखना पड़ेगा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, POAC मेथड। तो ये लास्ट मेथड हम देखेंगे इसमें, मोल मोल या मोल मास रिलेशनशिप। देखो एक बार, जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिख दी बेटा, ये कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन करता है HCl के साथ, तो इसमें कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2 जैसे ये बनता है। लास्ट प्रॉब्लम है बेटा हमारी ये। तो इसमें सबसे पहले तो हम बैलेंस ही करते हैं। क्लोरीन यहाँ 1 है, उधर 2 हैं, तो इसको मैंने 2 कर दिया। हाइड्रोजन 2 हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम हैं 3, कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है, कैल्शियम 1 है। ये देखो एक बार। अब जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। क्वेश्चन जैसे पूछ लिया, क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या है कि एक कंटेनर में आपके पास HCl है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया, तो रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट ये बनने हैं आपके। पूछा गया है कि देखो इसमें सबसे पहले तो इसके कोफिशिएंट देखो कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करता है, तो इसका 1 मोल बनता है, इसके 1 मोल बनते हैं, इसके 1 मोल बनते हैं। फिर पूछ रहा है कि मोल को अगर मास में देखना चाहो तो मास में भी देख लो कि इसके 100 ग्राम जोड़ दोगे तो सबका मास 100 ग्राम आ गया। ये कितना है 2 × हाइड्रोजन का 1 होता है इसका 35.5, तो 36.5 यानी कि 71 ग्राम हो गया। तो 71 ग्राम 100 ग्राम के साथ रिएक्शन करता है। ऐसे भी कहें तो इसका 1 ही मोल खर्च होगा रिएक्शन में जब प्रोडक्ट बनाएंगे। ये तो भाई हमें स्टोइचियोमेट्री से देखा है। क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड, इसका कितना मास हमें खर्च हो जाएगा, ये कि इसका कितना मास रिक्वायर्ड है, कितने के लिए, इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद, ये देखो ये चीज़ देखनी है, 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl। इसके आपको मास भी नहीं बता रखा, इसके मोल और वॉल्यूम बता रखी, इसकी मोलैरिटी कैपिटल M मतलब मोलैरिटी, और इसका वॉल्यूम बता रखा 25 ml है। सीधे सीधे मोल नहीं बताए, मोलैरिटी और वॉल्यूम बता दिया।
अब हम ये सीख क्या है बेटा, मोलैरिटी जो होती है ना N/V होती है। व्हाट इज N? नंबर ऑफ मोल। और ये V क्या है? वॉल्यूम इन लीटर। और अगर वॉल्यूम लीटर में ना लो तो ml में लो, तो फिर उसको लीटर में बदलते हैं। तो बेटा यहाँ वॉल्यूम किस में ले रखा है? ml में ले रखा है। तो ये नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में HCl के कितने मोल हैं अगर निकालेंगे तो मोलैरिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यानी कि नंबर ऑफ मोल अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। बट बेटा वॉल्यूम किस में दे रखा है आपको? ml में दे रखा है, 25 ml है। तो मैं नंबर ऑफ मोल की जगह नंबर ऑफ क्या लूँगा? मिली मोल। मिली मोल हम लेंगे क्योंकि वॉल्यूम किस में दे रखा है? ml में। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। तो मिली मोल निकालना है यहाँ। मिली मोल कितने निकल के आ जाएंगे? मोलैरिटी कितनी है? 0.75, ये हो गया। और इसका वॉल्यूम कितना है? 25 ml इसका वॉल्यूम दे रखा है। सोल्व करो इसको, ये आ गया 18.25 जैसे, ये आ गया 18. ये आ गया बेटा 18.75। इतने मिली मोल आ गए। इतने मिली मोल को फिर मैं किस में बदलूंगा? मोल में बदलूंगा। मिली मोल को मोल में कैसे बदलते हैं? मोल अगर निकालने हैं किससे? मिली मोल से, तो आप क्या करो भाई, इसको 1000 से डिवाइड कर दो। तो मिली मोल कितने हैं वो देखो, 18.75 है। अगर इसके मोल निकालोगे आप, मोल निकल के आ गए आपके पास, ये आ गए 0.01875, इतने मोल आ गए। बस यहीं तक था, ये आपका सोल्व हो जाएगा। देखो अब आपके 25 ml और 0.75 मोलर HCl में कितने मोल हो गए बेटा? 0.01875 मोल हो गए। तो अब देखो 2 मोल HCl खर्च होता है 1 मोल के लिए। तो अगर इसके इतने मोल हैं तो ये कितने मोल खर्च होगा? आ नहीं गया? मोल अगर खर्च हो गए तो फिर वहाँ से मास निकाल दूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विद 0.01875 मोल। देखो यहाँ से क्या निकालना है? कैल्शियम कार्बोनेट के मोल निकालने हैं। 1 मोल इसका खर्च होता है, मास मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड। अब देखो इसके इतने मोल, 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करता है, तो इसके 1 मोल इसके 2 मोल के साथ रिएक्शन करते हैं। इसके मोल आए कितने निकल के? ये आए हैं जी, यहाँ से इतने मोल आए हैं। तो 0.1875 मोल कितने के साथ रिएक्शन करेंगे? आ जाएगा। और अगर मास निकालना बेटा, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड, तो हम क्या करते हैं बेटा? देखो नंबर ऑफ मोल किसके इक्वल होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर मास निकालना है ना तो मोल को हम क्या करेंगे? मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। मास नंबर ऑफ मोल निकालते हैं तो गिवन मास बाय मोलर मास। तो अगर मास निकालना है ना ग्राम में तो मोल को मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। और मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना है? 100 ग्राम है। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड कितना? ये तो मोल आए हैं, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हाफ ऑफ दिस 0.01875 था ये आपका, 0.01875 इंटू 100, ये आपका आंसर आ जाएगा बेटा। इतना ये कैलकुलेट कर लेना, इतना मास कैल्शियम कार्बोनेट का हमें रिक्वायर्ड होगा कितने के लिए? इतने मोल HCl के साथ रिएक्शन करने के लिए। तो इस तरह से ये 4 तरह की रिलेशनशिप हमने पढ़ी है। मास की मास के साथ, मास की वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम की वॉल्यूम के साथ, और मोल या मोल की मास के साथ रिलेशनशिप यहाँ पे पढ़ी है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ सिखाया गया है कि रिएक्शन को बैलेंस करके कैसे आप स्टीशियोमेट्री कैलकुलेट करोगे। एक वीडियो बनाऊंगा बेटा उसमें कि बगैर बैलेंसिंग के भी आप स्टीशियोमेट्री कर सकते हो, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आती है, कम्पिटिटिव एग्जाम में आती है, बोर्ड के आपके सिलेबस में नहीं आती। तो इसकी बड़े अच्छे से प्रैक्टिस आप करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।